हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, इससे पहले तुम लोग अम्ल की सभी विशेषताएं, उनके लक्षण पढ़े। आज पढ़ोगे क्षार, बेसिस पढ़ोगे क्षार के बारे में। उनको उनकी कौन कौन सी धाराएं हैं, क्षार किसे कहते हैं, क्षार के लक्षण क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या हैं, उनकी उपयोगिता क्या है। आज पढ़ोगे तुम लोग क्षारक के बारे में। देखो, ये भस्म या क्षारक वे होते हैं जो जो इसकी बहुत प्रारंभिक कॉन्सेप्ट था क्षार के विषय में। वो ये था कि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे अम्ल में तुम लोग पढ़े थे कि वो जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये इसका प्रारंभिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में वैज्ञानिक आए, आर्हेनियस, ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार देखो, क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आयनन के बाद, आयनन के बारे में समझ लिए हो कि जो पदार्थ अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे देखो, उदाहरण के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, ठीक है, ये जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन दिया। कौन सा आयन देगा? हाइड्रोक्सिल आयन। जिस प्रकार अम्ल जो है जल में वियोजित होकर आयनन के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, उसी तरह जो क्षार होते हैं वो जल में वियोजित होकर आयनन के बाद हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि क्षार जो है जल में वियोजित होकर आयनन के बाद हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। उसी तरह देखो, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है और जल में वियोजन के बाद जो है पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दिया। उसी प्रकार ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वियोजन के, जल में वियोजन के बाद मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दिया। तो इसकी परिभाषा बनी कि क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजन के बाद आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो आर्हेनियस के अनुसार था। लेकिन बाद में लॉरी का कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो इनके अनुसार देखो, ये अमोनिया एक क्षार है। जब इसके जल से क्रिया होती है तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होता है ना। ये अमोनिया जो है एक हाइड्रोजन ग्रहण करके क्या बन गया? अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। जिस तरह अम्ल जो है, लॉरी के अनुसार अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में प्रोटॉन का त्यागते हैं, प्रोटॉन प्रदान करते हैं। उसी तरह क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अमोनिया क्या हो गया? क्षार हो गया लॉरी के अनुसार, जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण किया। तो ये तो विभिन्न कॉन्सेप्ट हो गए, इनकी प्रारंभिक विचार हो गए बेस के बारे में। आर्हेनियस के विचार हो गए, लॉरी के विचार हो गए, जिन्होंने अलग अलग तरह से क्षार को परिभाषित किया। अब जो है, अब बच्चों तुम्हें जानना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षारक के सामान्य लक्षण। तो तुम लोग जब क्षारक के
गुण बताए गए थे, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार उनके कॉन्सेप्ट दिए गए थे। तो क्षारक के गुणों को जाने थे कि ये जल में विलय होते हैं, ये स्वाद में खट्टे और कड़वे होते हैं। क्षारक जो है जल में विलय, स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। देखो क्षारकों की विशेषताएं होती हैं कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे जब तुम लोग अम्ल पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और कल तुम लोग को क्लास में लिटमस पेपर के बारे में बताया गया था कि वो किन पौधों के रंजक से बनते हैं, तो उसे याद कर लेना। तो क्षारकों का ये गुण होता है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जिस प्रकार अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इसके अतिरिक्त क्षारक अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। जो प्रबल क्षार होते हैं वो अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। ये कपड़ों को, चमड़ों को, त्वचा को संक्षारित कर देते हैं, खुदर देते हैं। लेकिन अम्ल की अपेक्षा कम संक्षारक होते हैं, लेकिन जो प्रबल क्षार होते हैं वो संक्षारक होते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। देखो जो क्षार होते हैं वो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए देखती हो अगर ओवर ईटिंग के कारण जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लगती है किसी में, तो वो ऊपर से खाने वाला सोडा डालता है, लेता है, क्षारीय प्रवृत्ति का खाने वाला सोडा लेता है, जो उस अम्लता के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दें। तो क्षार जो होते हैं वे अम्लीय प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो ये एक रिएक्शन है कि क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट और जल बना, ठीक है ना। तो ये इसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, अम्लता के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त इनकी विशेषता होती है कि ये जो प्रबल क्षार होते हैं वो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है, इसे याद रखना क्योंकि एक नंबर में आता है प्रबल क्षार बताइए, दुर्बल क्षार बताइए। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रबल क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार होता है। ये क्षारक का ये गुण होता है कि जो प्रबल क्षारक होते हैं वो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जल की उपस्थिति में आयनित हुआ और सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दिया। उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूर्णतः आयनित होकर पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये प्रबल क्षारक की सामान्य विशेषता है कि ये जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। देखो कुछ ये जो इनके आयनन के आधार पर, जिस प्रकार आयनन के आधार पे अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार आयनन के आधार पे क्षारक भी निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रांग बेसिस और दूसरा होता है वीक। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, ये देखो जो प्रबल क्षारक हैं वो हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन्हें तुम याद करना कि कौन कौन से प्रबल क्षारक हैं। और जो दुर्बल क्षारक हैं, देखो ये जो प्रबल क्षारक है ये फ्लोरोपेड आयनित हो जाते हैं जलीय विलयन में, और ये दुर्बल क्षारक थोड़ा कम आयनित होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दुर्बल क्षार होते हैं। देखो कुछ क्षारक ऐसे होते हैं, देखो सभी क्षारक जल में आयनित नहीं होते हैं,
ठीक है ना, जल में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते, लेकिन जो क्षारक जल में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। इसीलिए सभी जो क्षार होते हैं वो क्षारक नहीं होते, ठीक है ना। सभी क्षारक जल में घुलनशील होकर घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते, घुलनशील नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ये क्षार के विषय में बताया गया है। देखो, एक शब्द आता है क्षार की अम्लता। एक शब्द है क्षार की अम्लता। देखो, किसी क्षार में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो क्षार की अम्लता कहलाती है। जैसे मान लो उदाहरण में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो, तुम्हें बताना है क्षार की अम्लता, तो उसकी जो परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि किसी क्षार में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या को उस क्षार की अम्लता कहते हैं। तो देखो, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हाइड्रोक्साइल आयनों की जो संख्या, हाइड्रोक्सिल आयनों की जो संख्या है 1 है। तो इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है इसकी जो अम्लता होगी वो 1 होगी, और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्षारकता होगी, अम्लता होगी, वो 1 होगी। उसी तरह जो दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो दूसरे क्षार हैं, जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो, इस क्षारक में दो दो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयन है, तो इस क्षारक की जो अम्लता होगी वो 2 होगी। इन दोनों की अम्लता क्या होगी? हो जाएगी। इन दोनों की अम्लता 1 हो गई। उसी तरह तुम्हारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें जो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयन है वो 3 है, तो इसकी अम्लता 3 हो गई। तो एक नंबर में एग्जाम में आता है, नाम दे देगा किसी क्षार का और पूछेगा इस क्षार की अम्लता क्या है, तो उस क्षार में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या को गिन लेते हैं और वही उस क्षार की अम्लता होती है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो अम्लता है वो 1 है। ये प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या को गिन लेते हैं। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयन है वो 2 हैं, तो इन 2 क्षारकों की जो अम्लता हुई वो 2 हो गई। उसी तरह ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयनों की जो संख्या है वो 3 है, तो इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो अम्लता हो गई वो 3 हो गई। तो जब किसी क्षार की अम्लता के बारे में पूछा जाता है तो उस क्षार में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या, प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या को गिन लेते हैं और वो उसकी अम्लता होती है। उसी तरह बेटा जानते हो, ये तो क्षार की अम्लता हो गई, उसी तरह अम्ल की क्षारकता भी होती है। जैसे क्षार की, ये तो क्षार की अम्लता हो गई, और एक होती है बेसिसिटी ऑफ एसिड। एक शब्द होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, ठीक है ना। देखो, इसको बोलते हैं
अम्ल की क्षारकता। तो ये जो अम्ल की क्षारकता होती है वो इसकी परिभाषा बनती है कि किसी अम्ल में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयनों की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। उदाहरण में देख लो, ये है HCl और है HNO3, ठीक है ना। इस अम्ल में, जो कि एक प्रबल अम्ल है, इस अम्ल में जो अम्ल की क्षारकता होगी वो प्रतिस्थापन हाइड्रोजन आयन, इसमें हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन 1 है, तो इन दोनों अम्लों की जो क्षारकता होगी वो 1 होगी। उसी तरह तुम ले लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और कार्बोनिक एसिड H2CO3। सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, इन दोनों अम्लों में जो हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन है वो है 2। तो इन दोनों अम्लों की जो क्षारकता होगी वो 2 हो गई, ठीक है ना। और एक है फास्फोरिक अम्ल H3PO4। इसमें जो, इस अम्ल में जो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन है वो 3 है, तो इस अम्ल की जो क्षारकता हो गई वो 3 हो गई, ठीक है ना। तो इसी प्रकार विभिन्न अम्लों में हाइड्रोजन आयनों को गिन के उसकी क्षारकता को बता दिया जाता है। तो ये एग्जाम में आता है, किसी अम्ल का नाम दे देगा और पूछेगा इस अम्ल की क्षारकता बताइए, तो तुम उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या को गिन लोगी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में और नाइट्रिक अम्ल में जो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन है 1 है, तो इन दोनों अम्लों की जो क्षारकता होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन 2 है, तो इन दोनों अम्लों की जो क्षारकता होगी वो 2 हो जाएगी। उसी तरह फास्फोरिक अम्ल में जो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन है वो है 3, तो इस अम्ल की जो क्षारकता होगी वो 3 हो गई, ठीक है बेटा। तो ये अम्लों, ये जो क्षार के सामान्य लक्षण हो गए। अब तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि क्षारक के रासायनिक गुण क्या हैं और पीएच वैल्यू बताई जाएगी, पीएच मान बताया जाएगा। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताया जाएगा।